Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 1st of April 2023. 1 अप्रैल 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है, द वेल नोन बृहदेश्वर टेम्पल इज फेमस फॉर पेंटिंग ऑफ हिंदू डीटीज एंड डेडिकेटेड टू शिवा विच वॉज बिल्ड बाय। इसमें किसने बनवाया था बृहदेश्वर टेम्पल को? बहुत ही आसान सवाल है, अगर आप लोग अटेम्प्ट कर पाए तो बहुत अच्छा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, पल्लवाज, पांड्याज, विजयनगर या चोलाज। सो थिंक ऑफ इट, आंसर करिए। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज डी, चोलाज। चोलाज में राजा चोला वन का नाम आप सब जानते हैं, वेरी फेमस किंग of the Chola dynasty, and he has built this temple of Brihadeshwara dedicated to Lord Shiva. सेकेंड क्वेश्चन है, द बुद्धा टॉट दैट सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस इज कॉज्ड बिकॉज। तो बुद्धा ने बताया था कि सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस क्यों होती है, तो इसमें से 3 रीजंस दिए हुए हैं। पहला लिखा है, वी हैव क्रेविंग्स एंड डिजायर्स विच ऑफन कैन नॉट बी फुलफिल्ड। सेकेंड है, वी डू नॉट प्रैक्टिस इमोबाइल एसेसिटिज्म। थर्ड है, द बेसिक कंडीशन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ नेचर इज सफरिंग। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से रीजंस बुद्धा ने दिए थे। तो ऑप्शंस आर 2 ओनली, 1 and 3, 1 ओनली या 2 and 3। अटेम्प्ट जरूर करिएगा और मुझे लास्ट में जरूर बताइएगा कि कितने आपने सही किए। प्लीज डू आंसर कमेंट सेक्शन में। आप केवल इतना तो लिख ही सकते हैं कि आपने कितने सही किए, कितने गलत किए, तो प्लीज डू दैट एटलीस्ट फ्रॉम योर एंड। तीसरा सवाल है, मध्यामका एंड योगकारा आर फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस रिलेटेड टू। तो मध्यामका एंड योगकार आर फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस विच आर रिलेटेड टू। ऑप्शंस आर ए, योगा, वेदांता, तंत्र या बुद्धिज्म। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज डी, बुद्धिज्म, है ना। और सेकंड क्वेश्चन का आंसर बता दूं, फर्स्ट ओनली, केवल पहला जो रीज़न है वही दिया था उन्होंने, बाकी 2 नहीं दिए थे, क्योंकि हमारे अंदर डिज़ायर्स हैं, क्रेविंग्स हैं जो कि फुलफिल नहीं हो पाती, इसीलिए हम दुख झेलते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस की तरफ। काफ़ी अच्छे न्यूज़ आइटम्स आए हैं। पहली न्यूज़ जो है वो है, एनिमल वेलफेयर हैज़ बीन, आप सबको पता है बहुत ही बड़ा टॉपिक रहा है एनिमल वेलफेयर, राइट्स ऑफ द एनिमल्स एंड ऑल। एंड इस कारण से इंडिया में बहुत सारी बॉडीज़ में, जैसे एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है। इसके अलावा एक एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट, जो कि 1960 में आया था, ठीक है ना। तो अब रिसेंटली तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड न्यू रूल्स on 27th March to prevent cruelty to animals during specific procedures including dehorning of the cattle एंड कैस्ट्रेशन। तो क्या होता है कि आप सबको पता है गाँवों में बहुत सारा जैसे सींग जो हॉर्न होते हैं, यानी कि सींग जो होते हैं वो निकाले जाते हैं, कई जगह कैस्ट्रेट किए जाते हैं, है ना। बैलों में ये चीज़ काफ़ी होती है ना। ब्रांडिंग और नोज़ रोपिंग ऑफ एनी एनिमल, तो ये 4 चीज़ें हैं, 4 प्रोसेस हैं, डीहॉर्निंग, ब्रांडिंग, नोज़ रोपिंग और नोज़ रोपिंग ऑफ द एनिमल्स। ये सारी चीज़ों में क्या होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसके ऊपर, एनिमल के ऊपर भी क्रुएलिटी होती है ना। तो नाउ द सेंटर हैज़ अमेंडेड द रूल्स एंड कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स लेकर के आया है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नए रूल्स हैं, दे स्पेसिफाई द प्रोसीजर्स फॉर डीहॉर्निंग ऑफ कैटल्स एंड कैस्ट्रेशन, ब्रांडिंग और नोज रोपिंग ऑफ एनी एनिमल, एंड दीज रूल्स रिक्वायर द यूज ऑफ पेन रिड्यूसिंग मेथड्स। इन रूल्स में लिखा गया है कि भैया जो मेथड आपको यूज कर रहे हैं, दैट शुड बी पेन रिड्यूसिंग मेथड। आपको उसको कुल मिलाकर के कैटल को किसी भी तरीके से दर्द या ये ना हो, ये मेक श्योर करना है, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इसके अलावा कुछ नए टेक्नोलॉजीज़ का भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे टैगिंग, ब्रांडिंग एंड रेडियो टेलीमेट्री डिवाइसेस शुड बी प्लेस्ड ऑन द डेड टिश्यूज़। तो डेड टिश्यूज़ पे आपने रेडियो टेलीमेट्री डिवाइसेस पुट कर दिए, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ऑल दीज हैव बीन सजेस्टेड इन दैट केस। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगली जो न्यूज़ है वो है, हिमाचल प्रदेश की जो कांगड़ा टी है, इट हैज़ गॉट यूरोपियन यूनियन जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग नाउ। तो अब यूरोपियन यूनियन जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो किसको दिया गया है, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा टी को। सो कांगड़ा टी हैज़ रिसीव्ड द इंडियन जीआई टैग इन 2005। इंडिया का जीआई टैग 2005 में मिला था कांगड़ा टी को, है ना। एंड जो पहली जीआई टैग मिली थी जिस चीज़ को, वो थी दार्जिलिंग टी। ये भी आप याद रखिएगा कि इंडिया में जो पहला जीआई टैग था वो दार्जिलिंग टी को दिया गया था, एंड 2005 में फिर कांगड़ा टी को दिया गया। कांगड़ा टी आप सबको पता है, इट्स अ टाइप ऑफ टी डिराइव्ड फ्रॉम द लीव्स, बड्स एंड टेंडर स्टेम्स ऑफ कैमेलिया सिनेसिस स्पीशीज एज कल्टिवेटेड इन द कांगड़ा वैली, हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा वैली हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ पे कैमेलिया सिनेसिस नाम की स्पीशीज है जिसको कल्टिवेट किया जाता है। आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कांगड़ा टी के मैं अगर आपको बताऊं तो मल्टी स्टेम्ड फ्रेम होता है, नैरो लीव्स होती हैं। कांगड़ा टी हैज़ अ डिस्टिंक्टिव नटी विंटर ग्रीन वुडी फ्लोरल अरोमा इन द फ्लेवर प्रोफाइल, एंड द कांगड़ा टी imparts a sweet aftertaste also. And Kangra tea has light color and high body in liquor.
सॉरी इसको भी याद रखिएगा. एंड Kangra tea is grown 900 to 1400 meters above the sea level on the slopes of Dhauladhar mountain range in the western Himalayas. ठीक है ना, तो धौलाधार माउंटेन रेंज ऑन द वेस्टर्न हिमालयाज, ये भी आप याद रखिएगा. एंड अगली जो न्यूज़ है वो है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि हरियाणा करनाल में है. इट हैज़ प्रोड्यूस्ड द फर्स्ट एवर क्लोन ऑफ अ काफ बिलोंगिंग टू द इंडिजिनस गिर काउ ब्रीड. याद रखिएगा, गिर काउ ब्रीड का जो काफ है उसका क्लोन बनाया गया. फर्स्ट एवर क्लोन ऑफ अ काफ बिलोंगिंग टू द इंडिजिनस गिर काउ ब्रीड एंड द काफ हैज़ बिन नेम्ड गंगा. तो गंगा काफ नाम रखा गया है एंड गिर फीमेल काफ बनाया गया है. इट इज़ द फर्स्ट क्लोन्ड गिर फीमेल काफ, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, गंगा गिर फीमेल काल्फ. एंड scientists used 3 animals to produce this calf and oocytes were taken from the Sahiwal breed, somatic cell from the Gir breed and surrogate animal was a cross breed. ठीक है ना, तो इस तरीके से जो 3 parent baby का कंसेप्ट मैंने आपको बताया था उसी का यूज़ किया गया है टू प्रोड्यूस दिस गंगा calf. आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल. आगे मूव करते हैं. गवर्नमेंट वॉज स्विफ्टर नॉड फॉर एक्सपोर्ट्स. अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ. ये है एक नई ट्रेड पॉलिसी आई है. अ न्यू ट्रेड पॉलिसी हैज़ बीन ब्रॉट आउट, न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हैज़ बीन ब्रॉट आउट बाय द यूनियन कॉमर्स इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल मिनिस्ट्री. ठीक है ना, तो यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री एंड टेक्सटाइल जो मिनिस्टर है पीयूष गोयल, उन्होंने नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है वो सबके सामने रखी. और ये जो ट्रेड पॉलिसी है क्या करेगी क्या नहीं करेगी मैं आपको बता देता हूँ. सबसे पहले इस ट्रेड पॉलिसी का जो फोकस रहेगा, इट विल बी ऑन लोअरिंग द कॉस्ट फॉर स्मॉलर फर्म्स एंड ऑफरिंग स्विफ्टर क्लियरेंसेज. एक तो पहली चीज़ तो जो स्मॉलर फर्म्स है, जो छोटी फर्म्स हैं, उनके लिए कॉस्ट को घटाना है. जो छोटी फर्म्स हैं उनके लिए कॉस्ट को घटाना है. दूसरा, जो क्लियरेंसेस दिए जाते हैं फॉर ट्रेड एंड रिलेटेड क्लियरेंसेस एंड ऑल, वो सब बहुत जल्दी स्विफ्टली वो क्लियरेंसेस दिए जा सकें, ये ठीक है ना. देन सेकेंड पॉइंट इज दैट कि एम्स एट ट्रिपलिंग द एक्सपोर्ट टू $2 ट्रिलियन बाय 2030. तो ये ट्रिपल करना चाहता है एक्सपोर्ट्स को $2 ट्रिलियन तक बाय 2030 फ्रॉम करेंटली $760 बिलियन. अभी $760 बिलियन है, उसको बढ़ा करके $2 ट्रिलियन करना है. The policy also allows for adjustment based on world trade and industry feedback, and export promotion initiatives include encouraging international trade settlement in Indian currency. तो export promotion initiatives भी हैं जैसे कि encouraging international trade settlement in Indian currency. तो ये काफ़ी अच्छा initiatives हैं इसके अंदर लिए गए हैं. ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ द न्यू पॉलिसी विल हैव नो सनसेट डेट एंड विल बी ट्वीक्ड बेस्ड ऑन इमर्जिंग वर्ल्ड ट्रेड सिनेरियो एंड इंडस्ट्री फीडबैक. यहाँ पे एक चीज़ बोली गई है कि कोई सनसेट डेट नहीं, मतलब कि ऐसा नहीं बोल रहे कि ये पॉलिसी 2026 तक ही रहेगी या 2024 तक ही रहेगी या 2025 तक ही रहेगी. ये पॉलिसी में कोई सनसेट डेट नहीं है. ये ट्वीक की जाएगी जब भी हमको लगेगा कि इंडस्ट्री का फीडबैक आ रहा है चेंज करने के लिए या वर्ल्ड ट्रेड का सिनेरियो चेंज हो रहा है तो हम इसको चेंज कर देंगे. द पॉलिसी इज़ ओपन एंडेड एंड जो स्कीम्स रहेंगी इस पॉलिसी के अंदर वो सब टाइम बाउंड मैनर में अप्लाई होंगी. No major new schemes barring a one-time amnesty under the existing advance authorization and export promotion capital goods. अभी ऑलरेडी एक स्कीम चल रही है एडवांस्ड ऑथराइजेशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड, EPCG स्कीम. ठीक है ना, एडवांस्ड ऑथराइजेशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम चल रही है. एंड इस स्कीम के अंदर क्या होता है, इट अलाउज इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स सब्जेक्ट टू स्पेसिफाइड एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन. तो इसमें कुछ बेनिफिट्स हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं आपको नहीं बताऊंगा. लेट मी गो टू द नेक्स्ट पेज. इसके सारे पॉइंट्स अपन एक साथ ही डिस्कस करेंगे. ठीक है ना, तो इसके बहुत सारे पॉइंट हैं जो आए हैं वो सारे मैं आपको बता देता हूँ. हाँ, तो यहाँ पे देख लो जो मैंने आपको बताया था अभी, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ अपैरल एंड क्लॉथिंग एसेसरीज. ये स्कीम जो है एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन, इसमें अपैरल एंड क्लॉथिंग एक्सेसरीज को रखा गया है. तो इस स्कीम के अंतर्गत होता क्या था, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट होता था फैब्रिक का, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट होता था फैब्रिक का. याद रखिएगा, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट होता था फैब्रिक का, जिसमें इंटर लाइनिंग जो है
है, ये सारी चीज़ें भी इंक्लूडेड थी, है ना, अपैरल्स के लिए था, ठीक है ना, क्लोथिंग, ये कंटिन्यू रहेगी, ये स्कीम कंटिन्यू रहेगी, कोई नई स्कीम हालांकि अभी नहीं बोली गई है। इसके अलावा जो न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, इट हैज़ एडेड द पीएम मित्रा स्कीम, प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क, है ना, पीएम मित्र स्कीम, प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स स्कीम, एंड इसको इंक्लूड किया गया है। इट हैज़ बीन एडेड एज एन एडिशनल स्कीम एलिजिबल फॉर बेनिफिट्स एज कॉमन सर्विस प्रोवाइडर्स। इसके अलावा नई जो ट्रेड पॉलिसी है, द स्कीम जो और क्या चीज़ें हैं, हाँ, जो टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, उसमें ऑलरेडी 39 टाउन्स ऐड किए गए हैं एंड उसमें 4 नए टाउन्स ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है ना। उसमें फरीदाबाद है अपैरल के लिए, मुरादाबाद है हैंडीक्राफ्ट के लिए, मिर्ज़ापुर है हैंडमेड कारपेट्स के लिए, एंड देन आपका लास्ट है वो दादरी है, मिर्ज़ापुर एंड दादरी, एंड देन लास्ट है वाराणसी फॉर हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट, ठीक है ना। हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट के लिए फिर आपका हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट के लिए आपका फिर वाराणसी है, कारपेट और दरी के लिए आपका मिर्ज़ापुर है, मुरादाबाद है हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, एंड फरीदाबाद है अपैरल के लिए। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये एक पार्ट ये भी है। इसके अलावा एक चीज़ और आपको बता दूँ, गवर्नमेंट की जो नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, इसमें जितने भी एक्सपोर्ट बेनिफिट्स हैं, दे आर एक्सटेंडेड टू द ई कॉमर्स ओवरसीज शिपमेंट्स एज वेल। तो ई कॉमर्स के थ्रू जो ओवरसीज शिपमेंट्स जाएंगे, उनको भी जो गवर्नमेंट के जो एक्सपोर्ट बेनिफिट्स हैं वो मिलेंगे, ठीक है ना। तो ई कॉमर्स को भी टारगेट किया गया है, तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इसके अलावा जो लिमिट फॉर एक्सपोर्ट है अंडरटेकन थ्रू कुरियर सर्विस, पहले जो कुरियर सर्विस के थ्रू एक्सपोर्ट हो सकता था बाहर जाने वाला, वो पहले 5 लाख का कंसाइनमेंट जा सकता था, पहले केवल 5 लाख तक का जा सकता था। नाउ इट हैज़ इंक्रीज्ड एंड डबल्ड टू ₹10 लाख, अब 10 लाख तक की कुरियर सर्विस के थ्रू ही आप भेज सकते हैं, ठीक है ना। एंड धीरे धीरे 6 महीने के अंदर आईटी सिस्टम जो है वो डिप्लॉय करने पड़ेंगे, और वो पूरी जो जिम्मेदारी है वो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड पोस्ट एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस को दिया जा रहा है, ठीक है ना। आई होप यू विल रिमेंबर दिस एज वेल। तो ई कॉमर्स को भी इसमें इंक्लूड किया जा रहा है, तो याद रखिएगा। अगला टॉपिक है बेसिकली कोर आउटपुट रोज 6% इन February। तो यहाँ पे कोर सेक्टर्स कौन कौन से हैं वो हम पहले देख लें। कोर सेक्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो 8 कोर सेक्टर्स हैं, जिसमें नंबर 1 आता है कोल, नंबर 2 पे है क्रूड ऑयल, नंबर 3 पे है नेचुरल गैस, नंबर 4 पे है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, नंबर 5 पे है फर्टिलाइजर्स, 6 पे है स्टील, देन 7 पे है सीमेंट, एंड देन लास्ट है इलेक्ट्रिसिटी। ये मैं ऑर्डर वाइज वेटेज वाइज नहीं बता रहा हूँ, बस 8 नाम बताए मैंने आपको। अब एक होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आप सबको पता है IIP निकाला जाता है, हर महीने निकलता है IIP, ठीक है ना, हर महीने IIP निकलता है। IIP का 40.27 40.27% ये 8 कोर सेक्टर्स ही रहते हैं, ठीक है ना। अब उसके अंदर इनका कितना वेटेज है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, लेट मी शो यू दैट। तो अगर मैं आपको उनके अंदर इसका वेटेज दिखाऊँ, सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो आता है रिफाइनरी प्रोडक्ट का 28.04%, ठीक है ना। रिफाइनरी प्रोडक्ट का 28.04 सबसे ज़्यादा वेटेज आता है, ठीक है। सेकेंड पे आता है इलेक्ट्रिसिटी का 19.85%, 19.85% इलेक्ट्रिसिटी का आता है। देन थर्ड आता है स्टील का 17.92%, 17.92% आता है स्टील का। देन आता है फिर आपका कोल का 10.33% आता है कोल का, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। देन आपका आता है क्रूड ऑयल का 8.98% है। देन आपका आता है नेचुरल गैस का 6.88% है। देन आपका आता है सीमेंट का 5.37% है। एंड देन आता है आपका लास्ट फर्टिलाइजर जो कि 2.63% है। आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो टॉपिक है वो है गवर्नमेंट ने जो भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं एक्सेप्ट द PPF, उन सब के जो इंटरेस्ट रेट्स है वो गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए हैं। गवर्नमेंट हैज़ रेज्ड द रेट्स ऑफ मोस्ट ऑफ द स्मॉल सेविंग स्कीम्स एक्सेप्ट द PPF। तो स्मॉल सेविंग स्कीम्स कौन कौन सी, मैं आपको उनके नाम बस एक बार बता दूं। तो देखो स्मॉल सेविंग स्कीम्स में कुछ 1 ईयर टाइम डिपॉजिट है, 2 ईयर टाइम डिपॉजिट्स आते हैं, 3 ईयर टाइम डिपॉजिट्स एंड 5 ईयर टाइम डिपॉजिट्स आते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है। इसके अलावा आपका नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है। मंथली इनकम अकाउंट स्कीम है। PPF जो बोलते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम है।
किसान विकास पत्र है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम है, सुकन्या समृद्धि। तो ये सारे स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स ही हैं, इनको याद रखिएगा। और ये इनमें से कोई भी नाम पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा स्मॉल सेविंग है। तो किसान विकास पत्र है, सुकन्या समृद्धि है, पीपीएफ है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, मंथली इनकम अकाउंट स्कीम है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, 5 ईयर रिकरिंग डिपॉजिट है, 5 ईयर टाइम डिपॉजिट है, 3 ईयर टाइम। ये सारी स्कीम आपके स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं, ये आप याद रखिएगा। आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है ना, पोस्ट ऑफिसेस, तो ये स्मॉल सेविंग स्कीम ज़्यादातर पोस्ट ऑफिसेस के थ्रू चालू होती हैं। ये भी आप फैक्ट आप याद रख सकते हैं। कैड यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो नैरो हुआ है। कैड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको पता है कि हमारा जो करंट अकाउंट का मेन पार्ट होता है, करंट अकाउंट का मेन पार्ट है आपका गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रेड डेफिसिट है उसी से सबको डिटरमाइन होता है। तो अगर हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इम्पोर्ट कम है तो हम सरप्लस हो गए, और अगर हमारा एक्सपोर्ट कम है और इम्पोर्ट ज़्यादा है तो हम डेफिसिट हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। और कैड अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी आ सकती है, जिसको बीओपी क्राइसिस बोलते हैं। नेटो चीफ सेज फिनलैंड टू बिकम अ मेंबर। अब नेटो चीफ ने कहा है फिनलैंड जो है वो मेंबर बनेगा। आप सबको पता है नेटो के बारे में और फिनलैंड के बारे में। फिनलैंड अभी रिसेंटली ट्राई कर रहा था मेंबर बनने का। एंड नेटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 1949 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड वेस्टर्न यूरोपियन जो नेशंस है उन्होंने मिलकर के इसको बनाया था। इट वॉज फॉर्म्ड लाइक अ कलेक्टिव सिक्योरिटी अगेंस्ट सोवियत यूनियन। क्यों बना था? कलेक्टिव सिक्योरिटी अगेंस्ट सोवियत यूनियन के लिए। मार्शल प्लान आया था उसके, मैं आपको बता दूं, मार्शल प्लान 1948 में आया था उसके पहले। और मार्शल प्लान भी यूएस के द्वारा लाया गया था यूरोपियन कंट्रीज़ को वू करने के लिए कि भैया हमारे साथ हो जाओ, हमारे ग्रुप को ज्वाइन करो और कम्युनिस्ट ग्रुप को मत ज्वाइन करो। ठीक है ना। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उस समय थे जॉर्ज मार्शल, उन्हीं के नाम पे ये फिर मार्शल प्लान आया था। ठीक है ना। आई होप यू विल रिमेंबर। इसका एक आर्टिकल 5 है नेटो का, जो कि कहता है कि अगर आपने किसी एक नेटो मेंबर पे अटैक किया तो इट विल बी कंसीडर्ड एज एन अटैक ऑन ईच एंड एवरी मेंबर, है ना। और इसके 30 मेंबर कंट्रीज़ हैं, वॉशिंगटन ट्रीटी के थ्रू आया था। 30 मेंबर हैं और नॉर्थ मैसेडोनिया, आई थिंक जो लेटेस्ट मेंबर है वो नॉर्थ मैसेडोनिया है। ठीक है ना। तो यू विल रिमेंबर दीज फैक्ट्स एज वेल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। यूके टू ज्वाइन ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप ट्रेड ट्रीटी। अब यूके ने कहा है कि वो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप ट्रेड ट्रीटी ज्वाइन करेगा। आप सबको पता है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप को ज्वाइन करने से यूएस ने मना कर दिया था। एंड ऋषि सुनाक जी ने कहा है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड 11 मेंबर ये एशिया पैसिफिक ट्रेडिंग ब्लॉक है जिसमें यूके ज्वाइन करेगा। ठीक है ना। एंड बिना यूके के अभी ये लगभग 13% ग्लोबल जीडीपी का कैरी कर रहा है। एंड नाउ द ब्रिटिश गवर्नमेंट विल इंटर इनटू दिस। ब्रिटिश ने इसमें आने का कहा है। एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया है कि इस डील में आने के बाद 99% जो ब्रिटिश एक्सपोर्ट है इंक्लूडिंग चीज़, कार्स, चॉकलेट, मशीनरी, जिन, विस्की, दे वुड हैव ज़ीरो टैरिफ। उसमें ज़ीरो टैरिफ लगेगा एट एन एशियन मार्केट को। ऑब्वियसली बात है ईस्ट एशिया वाला मार्केट है जिसको टारगेट करेंगे, साउथ ईस्ट एशिया का मार्केट है। एंड बहुत सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स उन्होंने गिनाए। एंड यूके करेंटली आपको पता है कि फ्री ट्रेड डील भी निगोशिएट कर रहा है इंडिया के साथ। एंड ये जो आपका ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है उसको भी ज्वाइन कर रहा है। ठीक है ना। तो ये ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप को ज्वाइन करने वाला है यूएसए। ठीक है। तो ये यूके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसके बाद इसको यूके को वो वीटो भी मिल जाएगा जब ये ज्वाइन कर लेगा। वीटो क्यों मिलेगा? इसका वीटो मतलब टीपीपी का वीटो मिल जाएगा कि चाइना ज्वाइन करे या ना करे। ठीक है ना। तो दैट इज अगेन अ थिंग विच इज देयर। एंड यूके फर्म्स विल नॉट नीड टू स्टैब्लिश अ लोकल ऑफिस। यूके फर्म्स को वहाँ पे लोकल ऑफिस नहीं बनाना पड़ेगा जो भी एशियन कंट्रीज़ हैं इसके मेंबर। तो ये सब बेनिफिट्स जो हैं यूके को मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया सीक्स डाइवर्सिफाइड मार्केट फॉर लिथियम एक्सपोर्ट। अब लिथियम आप सबको पता है क्रिटिकल मिनरल है। एंड क्रिटिकल मिनरल बहुत ज़्यादा यूज़फुल है बैटरीज बनाने के लिए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाने के लिए, है ना। एंड ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि इंडिया जैसा डाइवर्सिफाइड मार्केट चाहिए ऑस्ट्रेलिया को जहाँ पे वो लिथियम को एक्सपोर्ट कर सके। एंड यूएसए के अगेंस्ट बोल रहा था ऑस्ट्रेलिया। क्यों बोल रहा था यूएसए के अगेंस्ट? क्योंकि यूएसए ने एक इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट लेकर के आया था। याद है आपको? इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट पढ़ाया भी था मैंने आपको कि
यूएस के यहाँ एक इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट आया था जो कि अगस्त 2022 में आया था, और वो ग्रांट करता है सब्सिडीज टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोड्यूस्ड इन यूएस, है ना। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो यूएस में प्रोड्यूस होंगे उनको सब्सिडीज प्रोवाइड की जाएंगी। और इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट में ज़्यादातर दूसरी कंट्रीज़ के साथ मतलब प्रोटेक्शनिज्म की अप्रोच थी यूएस की, तो उसी कारण से उसके अगेंस्ट बोल रहा था ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड का बिगेस्ट एक्सपोर्टर है लिथियम का, विद मोस्ट ऑफ इट गोइंग टू चाइना विच डोमिनेट्स द लिथियम आयन बैटरी प्रोडक्शन मार्केट एज वेल। अब इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि नाउ वी वांट टू टारगेट मोर डाइवर्सिफाइड मार्केट्स लाइक इंडिया एंड ऑल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगला टॉपिक है सर्ट इन मे बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम गिविंग इन्फॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट सेज द सेंटर। तो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम जो है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, इट विल सून बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम रिस्पॉन्डिंग टू द क्वेरीज अंडर द आईटी इन्फॉर्मेशन एक्ट। गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट को इन्फॉर्म किया है एंड डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग हैज़ रिव्यूड अ प्रपोजल फ्रॉम द मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जो है उसके पास एक प्रपोजल गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का to include cert in सेकेंड शेड्यूल ऑफ द आरटीआई। तो आरटीआई के सेकेंड शेड्यूल में आप सबको पता है वो चीज़ें हैं जो एग्जेम्प्टेड हैं, जहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन देने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है ना। एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन आता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आता है, इस तरीके की चीज़ें आती हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अब यहाँ पे सर्टिन को भी लाने की ज़रूरत है एंड एक बार वो एग्जाम्शन आ गया तो जो सर्टिन है वो इट कैन रिजेक्ट एनी एप्लीकेशन फॉर इन्फॉर्मेशन इवन ऑन पॉलिसी रिलेटेड मैटर्स। तो अगर एक बार सेकंड शेड्यूल में आ गया तो पॉलिसी रिलेटेड मैटर्स की भी इन्फॉर्मेशन वो देने के लिए बाध्य नहीं रहेगा। एंड दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। सिग्निफिकेंट भी है बिकॉज दिस इज सिग्निफिकेंट एज द बॉडी हैज इशूड डायरेक्शंस इन अप्रैल 2022 दैट रिक्वायर्ड वीपीएन प्रोवाइडर्स एंड क्रिप्टो करेंसी फर्म्स विल प्रिजर्व डेटा ऑन ऑल यूजर्स। अब ये वो फर्म बता रही, मतलब उस फर्म को आप आरटीआई कर रहे हो, आरटीआई से बाध्य कर रहे हो, जो खुद बोल रही थी अभी कुछ महीने पहले कि जो वीपीएन नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं और क्रिप्टो करेंसी फर्म्स हैं वो सारे यूजर्स का डेटा प्रिजर्व करेंगे, है ना। तो अब आप मतलब बाकी जगहों से आप इतनी ओपननेस चाहते हो और यहाँ पे ऐसा बोल रहे हो। सर्टिन के बारे में बताऊँ तो ये नोडल एजेंसी है फॉर रिस्पॉन्डिंग टू कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स एंड इस कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स में रिस्पॉन्ड करती है, नोडल एजेंसी है उसके रिगार्डिंग। एंड सर्टिन का जो स्टैब्लिशमेंट था 2004 में हुआ था एज अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इन द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फंक्शंस की बात करूँ तो आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008 डेजिग्नेट करता है सर्टिन को टू सर्व एज अ नेशनल एजेंसी टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। कौन कौन से फंक्शंस हैं? कलेक्शन, एनालिसिस एंड डिसैमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन साइबर इंसिडेंट्स। साइबर इंसिडेंट्स के केस में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, एनालिसिस करना और डिसैमिनेट करना, अलग अलग जब भेजना। फोरकास्ट एंड अलर्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट, जो साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट है उनको फोरकास्ट करना, अलर्ट देना। एमरजेंसी मेजर्स फॉर हैंडलिंग साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स, है ना, साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को हैंडल करना, एमरजेंसी मेजर्स लेना, गाइडलाइंस एडवाइजरी देना, वल्नरेबल एरियाज को प्रोटेक्ट करना। तो ऑल दीज थिंग्स आर द वर्क्स ऑफ दिस, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। एंड लास्ट न्यूज़ देखते हैं। मिनिस्ट्री सेज मनरेगा वर्कर्स विल बिल्ड almost 75% of Anganwadis this year and almost 3 out of 4 Anganwadi centers to be constructed in the current year will be built in convergence with the मनरेगा। तो इस साल जितने भी आंगनवाड़ी बनेंगे तो 4 में से 3 जो है वो मनरेगा वर्कर्स बनाएंगे, है ना। तो ये मिनिस्ट्री ने इन्फॉर्म किया है एंड दैट इससे ऑब्वियस सी बात है मनरेगा का भी वो होगा। और सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 स्कीम जो है उसमें भी मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकेगी, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी regarding that as well. So that is it for the day. Keep loving us, keep sharing us. Thank you. Have a nice day.